नमस्ते। ज्ञानसुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, इस चैनल पर कई विषयों से संबंधित व्याख्यान है और इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएं, अपने साथियों के साथ अवश्य साझा करें। क्रिया प्रकरण की हम लोग बात कर रहे थे और क्रिया प्रकरण से संबंधित 3 व्याख्यान में ले चुका हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि सर जब आपका टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में उस बिंदु से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम बात करें। तो साथियों, ये जो व्याख्यान है वो इसी निमित्त में आपके सम्मुख ले रहा हूं। देखिए, क्रिया से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वो ये जो कक्षाएं हैं ये किसी एक विशेष लोक सेवा आयोग के लिए नहीं है, चाहे आरपीएससी है, चाहे एमपीएससी है, चाहे बीपीएससी है, या तमाम भारत के जो लोक सेवा आयोग और जिनमें हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम होता है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने यहां पर जो प्रश्न लिखे हैं ये आरपीएससी में कुछ जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उन्हें लेकर के अपन बात कर रहे हैं। तो साथियों, आइए, पहला प्रश्न देखिए, क्रिया संबंधी प्रश्न है और पहला प्रश्न मैंने इसमें लिया है, द्विकर्मक क्रिया में आगे डॉट डॉट था, आगे था कि रिक्त स्थान भरे, और ये प्रश्न जो है वो एसआई परीक्षा 2011 में आया हुआ है। सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है उसमें हिंदी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न जो है इस प्रकरण से, इस बिंदु से आते हैं और आपको किस प्रकार से उसका समाधान करना है। साथियों, 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये है कि द्विकर्मक क्रिया में आगे रिक्त स्थान था और आपको आदेशित किया गया कि रिक्त स्थान भरें। मैंने यहां पर 2 विकल्प लिखे हैं क्योंकि तीसरा और चौथा विकल्प काम का नहीं था। तो पहला, इन 2 में से आपको यह बताना है मुझे कि जो द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होता है। यदि ये सही है तो हां कहना है। एक विकल्प और है कि प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। देखिए, जब मैंने आपको कर्म के आधार पर, मैंने आपसे कहा कि क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद है। सकर्मक कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है। एक क्रिया है जिसको हम बोलते हैं सकर्मक, अर्थात कर्म के सहित जो क्रिया प्रयुक्त हो रही है वह सकर्मक है, और दूसरी जो क्रिया है वह अकर्मक है। साथियों, आपको यह ध्यान देना है कि ये 2 प्रकार की जो क्रियाओं के जो भेद हैं ये कर्म के आधार पर भेद हैं। हिंदी की जो वाक्य संरचना है उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, ये जो त्रयी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस त्रयी का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो क्रिया है। और किसी वाक्य में उस क्रिया का कर्म आया है तो उसको हम सकर्मक कहते हैं, कर्म नहीं है उसका नाम अकर्मक है। सकर्मक जो क्रिया है उसके मोटे रूप से हम 2 भेद कर लेते हैं। एक क्रिया है एक कर्मक और दूसरी क्रिया है द्विकर्मक। साथियों, एक कर्मक का मतलब है ऐसी क्रिया या ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया सकर्मक हो और उस क्रिया का एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ हो। जैसे मैंने आपसे कोई भी वाक्य मैंने कहा, मैंने एक वाक्य कहा कि मोहन भोजन कर रहा है। अब परीक्षक आपसे पूछेगा कि मोहन भोजन कर रहा है, ये वाक्य जो है सकर्मक है या अकर्मक है। तो मैंने इसका पहचान करना आपको बता दिया था। क्या कर रहा है? भोजन। क्या से जो उत्तर मिल रहा है वो मुख्य कर्म है, और मोहन भोजन कर रहा है, इस वाक्य में एक ही कर्म है। कौन सा कर्म है? भोजन। क्योंकि मोहन जो है वो करता है, कर रहा है, ये क्रिया है, करना, रहना, होना संयुक्त क्रिया है, और भोजन जो है इस वाक्य में कर्म है। लब्बो-लुबाब की बात यह है कि इस मोहन भोजन कर रहा है, इस वाक्य में एक ही कर्म है, इसलिए क्रिया सकर्मक है, लेकिन वो एक कर्मक है। और एक कर्मक का मतलब जिसमें एक कर्म हो। द्विकर्मक क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें 2 कर्म होते हैं। अब 2 कर्म कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा दादी ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, बच्चों को खीर खिलाई, कुछ भी, खीर खिलाई या पाठ पढ़ाया। अब ये वाक्य है, दादी ने बच्चों को खीर खिलाई, ये वाक्य है। और इस वाक्य में मैंने आपसे पूछा कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। पहला उत्तर आपका ये होना चाहिए कि ये सकर्मक है, क्योंकि खिलाई जो क्रिया है उसका प्रभाव खीर पर पड़ रहा है। इस सकर्मक में थोड़ा हम आगे जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि ये सकर्मक तो है, लेकिन सकर्मक में भी द्विकर्मक है।
और द्विकर्मक क्रिया जो है उसमें इसका मतलब दो कर्म है, इसमें बच्चा भी कर्म है और खीर भी कर्म है। ये बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। कई बार परीक्षक आपसे यह पूछ लेता है कि दादी ने बच्चों को खीर खिलाई, इस वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है? और यहां पर विद्यार्थी भूल कर बैठते हैं और उनको लगता है कि बच्चा मुख्य कर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो है वो गौण कर्म है और खीर जो है वो मुख्य कर्म है। ऐसा क्यों? क्या इसका कोई पैरामीटर है क्या? तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि द्विकर्मक क्रियाओं में पहला कर्म जो है वो प्राणीवाचक होता है और प्राणीवाचक कर्म जो है वो गौण कर्म कहलाता है। दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है और ये जो अप्राणी अर्थात जो निर्जीव जो कर्म है वो मुख्य कर्म होता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये नियम 99% आपके काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। भाषा में मैं कभी 100% की संभावना व्यक्त नहीं करता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं उसमें एक जो पहला कर्म होता है वो प्राणी अर्थात कोई सजीव प्रकृति का कोई प्राणी हो सकता है, वृक्ष हो सकता है या कोई पशु हो सकता है, लेकिन वो सजीव होगा। और वो जो प्राणीवाचक कर्म जो होगा उसके साथ हमेशा ही को जुड़ा होगा। जैसे बच्चों को खीर खिलाई, मैंने कहा गुरुजी ने शिष्य को पाठ पढ़ाया। गुरुजी ने, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गुरुजी ने शिष्य को पाठ पढ़ाया। द्विकर्मक क्रिया है, पाठ भी कर्म है, शिष्य भी कर्म है। सवाल यह उठता है कि शिष्य और पाठ में मुख्य और गौण कौन है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्राणीवाचक कर्म होता है, इस बात को बार बार नोट कर लें, जो प्राणीवाचक कर्म होगा वह गौण कर्म होगा, जो अप्राणीवाचक जो निर्जीव होगा वह मुख्य कर्म होगा। मुख्य कर्म के साथ अर्थात प्राणीवाचक के साथ सदैव ही को चिन्ह जुड़ा होता है। ध्यान रखना, को चिन्ह जुड़ा होता है और मुख्य कर्म के साथ में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे इस वाक्य में दादी ने बच्चों को खीर खिलाई, इसमें बच्चे के साथ को का प्रयोग हुआ है, खीर के साथ कोई चिन्ह नहीं है। जिस कर्म के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता वह मुख्य कर्म है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह भी है कि मुख्य कर्म, द्विकर्मक क्रियाओं में जो मुख्य क्रम है, मुख्य कर्म जो है वह अपेक्षाकृत क्रिया के समीप होता है, जबकि गौण कर्म क्रिया से अपेक्षाकृत दूर होता है। तो ये 3-4 जो चिन्ह थे, मैंने पूर्व के व्याख्यान में आपको बहुत भली भांति आपको समझाया था कि मुख्य कर्म और गौण कर्म की आप पहचान कैसे करोगे। इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि द्विकर्मक क्रिया में इसका सही उत्तर यह है कि पहला कर्म जो है वो प्राणीवाचक होता है, जो कि गौण कर्म होता है, को चिन्ह जुड़ा होता है, क्रिया से दूर होता है। दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है और क्रिया के समीप होता है और वह मुख्य कर्म होता है। तो यह प्रश्न था। चलिए, इस प्रकार आपको एक आइडिया मिल गया कि इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकरण से आने वाले हैं। साथियों, आगे बात करते हैं कौन सा क्रम सही नहीं है, कौन सा क्रम सही नहीं है। पटवार परीक्षा 2011 में भी प्रश्न आया। अब कौन सा क्रम सही नहीं है? पहला वाक्य दिया है मैंने, देखो इस आज की जो व्याख्यान है इसमें मेरा मौलिक कुछ नहीं है। जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं उसी को लेकर के मैं आप लोगों को एक आउटलाइन देने के लिए कि इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों का समाधान करना है, यह मेरा इस कक्षा का लक्ष्य है। चलो, कौन सा क्रम सही नहीं है? 4 चीजें दी गई है। मुकेश खाना पकवाता है, आपको ये बताना है क्या ये प्रेरणात्मक क्रिया है? यदि है तो इसका मतलब ठीक है। और मुकेश खाना पकवाता है, ये प्रेरणात्मक क्रिया है। मैंने आपको बताया था कि धातु के साथ में जब आप ना जोड़ते हैं, जैसे पढ़ धातु है और पढ़ के साथ में ना जोड़ा तो ये सामान्य रूप हुआ, ना का आना कर दिया तो ये पढ़ाना, ये प्रेरणार्थक हुआ, और पढ़वाना ये भी प्रेरणार्थक हुआ। ये पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक है, पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। एक प्रश्न मुझे ध्यान आ रहा है, आर्टेट में एक प्रश्न पूछा गया कि प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है जिसमें आना प्रत्यय जुड़ा होता है? पढ़ाना, हंसाना, लिखाना, भिजाना, दिखाना, वो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो है उसको प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं और इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। इसके पीछे का तर्क मैं आपको दे चुका हूं कि प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरककर्ता स्वयं कार्य में भाग लेता है, इसलिए ये प्रत्यक्ष है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पढ़वाना, निकलवाना, बिठवाना, भिजवाना, हंसवाना, इस प्रकार बहुत सारी जो क्रियाएं जो है इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं
प्रेरककर्ता स्वयं कार्य में भाग नहीं लेता, प्रेरककर्ता किसी अन्य को प्रेरित करता है और जो प्रेरित हो रहा है दूसरा वो किसी तीसरे से काम करवाता है। इसका मतलब वहां पर वो अप्रत्यक्ष होता है। चलो वो तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दी। कौन सा क्रम सही नहीं है? तो ये तो सही है, मुकेश खाना पकवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया, इसका मतलब ये सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, साथियों ये कैसी क्रिया है? खड़ा है, क्रिया कैसी है? मैंने आपको बताया था कि खड़ा होना, बैठना, उड़ना, लजाना, शर्माना, हंसना, मरना, बढ़ना, लजाना, ऊंघना, ये जो क्रियाएं हैं सारी की सारी क्रियाएं अकर्मक है। यहां पर घोड़ा सड़क पर खड़ा है, घोड़ा इस वाक्य में कर्ता है, सड़क पर अधिकरण है, ये ध्यान रखिएगा। खड़ा है क्रिया है जो कि अकर्मक है, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब ये अकर्मक बिना कर्म वाली क्रिया है। ये दूसरा विकल्प भी आपका ठीक है। आगे बात करता हूं, पुलिस ने चोर को पकड़वाया, कैसी क्रिया है? देखो आप देखते ही समझ जाओगे यदि आपने मेरे व्याख्यानों को सुना है तो। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, इसका मतलब ये हुआ पकड़वाया। यदि मैं देखो पकड़ना होता तो सामान्य क्रिया होती, पकड़ाना होता प्रथम प्रेरणार्थक जिसको मैंने प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक कहा, और पकड़वाना अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक जिसको हमने द्वितीय प्रेरणार्थक कहा। और साथियों मैंने आपको बहुत एक जो है विशेष स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया कभी भी अकर्मक नहीं होती। हिंदी में जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी समस्त क्रियाएं सकर्मक होती है, प्रेरणार्थक क्रिया कभी अकर्मक नहीं होती। इसका मतलब आपका उत्तर ये होगा। पूछा था कौन सा क्रम सही नहीं है, इसमें पुलिस ने चोर को पकड़वाया, ये अकर्मक नहीं है, ये प्रेरणार्थक है। सकर्मक भी कहा जा सकता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे वाक्य पढ़ता हूं, माधुरी पुस्तकें पढ़ती है, सकर्मक बिल्कुल ठीक है। क्या पढ़ती है? पुस्तकें। क्या पकवाता है? खाना। किसे पकड़ता है? चोर को। ये अकर्मक थी, ये प्रेरणार्थक है, ये सकर्मक है। इसका मतलब सही आंसर आपका 3 नंबर होगा। इस प्रकार से आपको इसका ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आगे बढ़ता हूं। प्रश्न नंबर 3 मैंने लिखा है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? साथियों आपको यह बताना है कि कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। 4 वाक्य है। बच्चे फिल्म देख रहे हैं। आपको यह ध्यान रखना है किसी भी काम को जो संपादन करने वाला है वो कर्ता है, उस कर्ता का जो मुख्य अभीष्ट है, जो इच्छित है, जो लक्षित है वो कर्म है। और दूसरी बात, आप क्रिया के साथ क्या और किसको और किसे, क्या किसको और किसे क्रिया के साथ प्रश्न करने से उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक है। बच्चे फिल्म देख रहे हैं क्रिया है, क्या देख रहे हैं? उत्तर आएगा फिल्म देख रहे हैं, इसका मतलब ये सकर्मक है। और कर्ता का कौन देख रहे हैं? बच्चे। कौन से प्रश्न करोगे? कर्ता प्रकट होगा। क्या किसे किसको से प्रश्न करोगे क्रिया के साथ? कर्म प्रकट होगा। प्रश्न आपसे किया गया था किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, इसका मतलब इसमें सकर्मक क्रिया है, यह आपका आंसर नहीं हो सकता। मनीषा ने कार खरीदी, क्या खरीदी? कार। किसने खरीदी? मनीषा ने। रजत दूध पी रहा है, क्या पी रहा है? दूध। इसका मतलब ये भी सकर्मक है, ये भी सकर्मक है, ये भी। देखो पहले वाक्य में फिल्म कर्म है, दूसरे में कार कर्म है, तीसरे में दूध कर्म है। चौथा है मोर सुंदर नाचता है, मोर सुंदर नाचता है। अब क्या नाचता है? क्या नाचता है? सुंदर नाचता है। सुंदर तो इसमें क्रिया विशेषण है, ये ध्यान रखो, क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में आया हुआ जो सुंदर शब्द है वह क्रिया विशेषण है। कैसा नाचता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आपका सही आंसर होगा मोर सुंदर नाचता है, ये सकर्मक नहीं है। आपसे पूछा था सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है, तो ये चौथा विकल्प में नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा रहा हूं। आगे चलते हैं साथियों, आगे देखिए क्या है। आगे आपसे प्रश्न किया गया कि कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? पहला है मामा ने मुझे साड़ी दी, क्या यह द्विकर्मक है? आप लोग सोचिए। मैंने आपको बताया था कि क्रिया के साथ में यह क्रिया है, क्रिया के पहले आपको क्या, किसे और किसको, ये प्रश्नवाचक अव्यय रख करके आपको प्रश्न करना है, उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक होगी। लेकिन यहां पर तो द्विकर्मक पूछा है, तो आपको ध्यान रखना कोई वाक्य है जिसमें क्या से प्रश्न करोगे तो जो कर्म आएगा वो मुख्य कर्म होगा, और किसे और किसको से जो उत्तर मिलेगा वो हमेशा ही गौण कर्म होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए टेस्ट करते हैं। मामा ने मुझे साड़ी दी।
दी क्या है, इसमें क्रिया है। प्रश्न करो क्या दी, साड़ी। तो क्या क्या है, एक कर्म है, कौन सा कर्म है पूछे तो मुख्य कर्म है। किसे दी, मुझे दी, मुझे, उसे, तुझे, किसे, ये सारा का सारा किसे से उत्तर मिल जाएगा। तो मुझे क्या हो गया इसमें, ये भी कर्म है, साड़ी भी कर्म है, मुझे कैसा कर्म है, गौण कर्म है, ये ध्यान रखिएगा, मुझे गौण कर्म है, साड़ी मुख्य कर्म है, मामा ने दी, मामा करता है, और दी जो क्रिया थी वो द्विकर्मक हो गई। इसका मतलब ये तो सही है। आगे हम बात करते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ये कैसा वाक्य है, देखो कौन उड़ रही है, चिड़िया कहां उड़ रही है, आकाश। लेकिन मैंने आपको ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि कहां से प्रश्न करने पर यदि उस प्रश्न में उत्तर मिलने वाले शब्द के साथ में और पर जुड़ा होता है तो वो कर्म नहीं है, वो अधिकरण है। इस वाक्य में चिड़िया आकाश में उड़ रही है, आकाश क्या है, बोलो अधिकरण है। इसका मतलब ये अकर्मक है, बिल्कुल ठीक है। ये भी कौन सा कर्म सही नहीं है, ये तो सही है, ये भी सही है। आगे चलते हैं, वह चालाक निकला, ये कैसी क्रिया है साथियों, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। नोट करें, वह चालाक निकला, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि मैं कल जाऊंगा, तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया जो है उसको किसी पूरक की आवश्यकता होती है। वह चालाक निकला, इसमें निकला जो है वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। जैसे मैंने कहा मैं उसे बना दूंगा, क्या बना दूंगा, थानेदार, तो ये तो अपूर्ण सकर्मक है। और अपूर्ण अकर्मक, जैसे मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, कहां जाऊंगा, आगरा, तो मैं के साथ में जब तक आगरा नहीं जोड़ूंगा, जाऊंगा क्रिया जो है वो उसका अर्थ नहीं निकल रहा, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि उसका दोस्त बहुत स्वार्थी निकला, तो ये निकला जो क्रिया है वो अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। इसका मतलब आपका सही आंसर 3 होगा। युवक टहल रहा है, युवक भाग रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है, हंस रहा है, ऊंघ रहा है, निद्रा ले रहा है, मर रहा है, ये सारे के सारे जो वाक्य हैं वो अकर्मक हैं, ये ठीक है। इसका मतलब ये 3 नंबर आंसर जो है वो आपका इसका सही आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं साथियों, ये बहुत अच्छे प्रश्न है, आपको इससे इस प्रकार क्रिया से प्रश्न आए तो इस प्रकार आपको उत्तर देना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। आगे बात करता हूं, अब देखिए आगे का प्रश्न जो है वो क्या है, देखो आगे का प्रश्न है कि नाम धातु क्रिया किससे बनती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो मैंने क्रिया की संरचना और बनाव के आधार पर कुछ भेद आपको मैंने बताए थे। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया जिसमें जो है सहायक कर्म और रंजक कर्म होते हैं। फिर उसके बाद में मैंने सजातीय क्रिया आपको बताई होगी, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। साथियों क्रिया का निर्माण किससे होता है, 2 मिनट की बात मैं आपको बताऊंगा। क्रिया का निर्माण धातु से होता है, अर्थात क्रियापद का जो मूल है वो धातु है। लेकिन कई बार क्रियापद का मूल जो है वो धातु नहीं होकर के कोई संज्ञा शब्द होता है, या फिर कोई सर्वनाम शब्द होता है, या फिर कोई विशेषण शब्द होता है, या फिर कोई अव्ययवाचक शब्द होता है। और ये सामान्य नियम है कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है। लेकिन यदि कोई ऐसा ही मान ले और ये कहे कि धातु होगी तो ही क्रिया बनेगी, तो वो गलत है। ये ध्यान रखिएगा, आप विद्यार्थी हैं, खूब स्वाध्याय करें, खूब मनन अध्ययन और खूब ढंग से आपको पढ़ना होगा। नाम धातु को मैंने आपको विस्तार से पूर्व के व्याख्यान में पढ़ाया। नाम का मतलब है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अर्थात जिस क्रिया के मूल में धातु न होकर के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से बनी हुई जो क्रिया हो उसका नाम हिंदी व्याकरण में नाम धातु क्रिया है। चलिए संज्ञा शब्द है, जैसे पानी शब्द संज्ञा है, द्रव्यवाचक, पानी से क्या होगा, पनियाना। लात से क्या होगा, बोलो, लात शब्द है, लात संज्ञा है, लतियाना। सुख संज्ञा है, सुखाना। दुख संज्ञा है, दुखाना। बात संज्ञा है, बतियाना। तो ये आपको पानी से पनियाना, लतियाना, बतियाना विस्तार से मैं आपको बता चुका हूं। सर्वनाम, अपना, सर्वनाम शब्द है ना, अपना में ना जोड़ोगे तो शब्द बनता है अपनाना। अपना सर्वनाम है, लेकिन अपनाना क्रिया है। और कौन सी क्रिया है, ये नाम से, सर्वनाम से बनी हुई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नाम धातु। विशेषण से भी क्रिया बनती है, जैसे गर्म शब्द है, मैंने कहा गाड़ी गर्मा गई, गर्माना। इसी प्रकार जैसे नर्म शब्द है, नरमाना। लज्जा शब्द है, लजाना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अव्यय शब्द है, स्वीकार शब्द अव्यय है, स्वीकार से क्या बनेगा, स्वीकारना। धिकार से धिकारना, तो ये हमें ध्यान रखना है। उद्धार से उद्धारना। नाम धातु क्रिया
धातु से नहीं बन करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से बनती है, ये इसकी विशेषता है, इसीलिए इसका नाम धातु है। सामान्य विद्यार्थी के मन में एक बात होती है कि क्रिया का निर्माण तो धातु से होता है। हाँ, ये सत्य है कि धातु से होता है, लेकिन कई बार क्रिया का निर्माण संज्ञा शब्द, जैसे लात संज्ञा शब्द है ना, लात शरीर के अंग संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा वो दोनों लतिया गए, हाथ संज्ञा शब्द है, हाथ से हथियाना बन जाता है। मैंने कहा कि उसने उसकी जमीन हथिया ली, तो यह हथियाना क्या है? बोलो, नाम धातु है। चलिए ध्यान करते हैं, नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती? संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से नहीं बनती। किससे नहीं बनती? क्रिया से। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, हिंदी का जो सेकंड ग्रेड हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न। आगे बात करता हूं, अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं साथियों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और अकर्मक क्रिया, देखो सकर्मक क्रिया के मैंने आपको दो मुख्य भेद बता दिए। जो अकर्मक क्रिया है ना, उसके पहले तो हम दो भेद कर देते हैं मुख्य रूप से। एक तो पूर्ण अकर्मक होता है और एक अपूर्ण अकर्मक होता है। पहले होता है पूर्ण अकर्मक, अर्थात इसके बारे में विस्तार से हमने जो है हमारी पुस्तक में लिखा है, किसी साथी के पास हो तो वो वहां से इसका अध्ययन कर ले, क्योंकि इन ऑनलाइन क्लासों में तो जो है हम आपको एक आउटलाइन दे रहे हैं, या किसी और किताब से आप पढ़ सकते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ये जो पूर्ण अकर्मक क्रिया जो है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक है स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, और एक है गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। और अपूर्ण अकर्मक क्रिया जो अभी मैंने आपको बताया था वह स्वार्थी निकला। ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया थी, जब तक हम उसमें स्वार्थी शब्द नहीं जोड़ देंगे। चालाक निकला, चालाक नहीं जोड़ देंगे, वो अपूर्ण अकर्मक है, वहां पर कर्म नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। स्थित्यर्थक का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि राम रो रहा है, राम रो रहा है। देखो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अब रोने में गति नहीं है, ये केवल स्थिति है। मैंने कहा सुरेश छत पर खड़ा है, ये स्थिति बता रहा है। मोनू पलंग पर सो रहा है, स्थित्यर्थक है, अकर्मक तो है, लेकिन कैसी अकर्मक है? पूर्ण अकर्मक। और पूर्ण अकर्मक में कौन सी है? स्थित्यर्थक अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। ये प्रश्न रीड में आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात कर रहा हूं गत्यार्थक। मैंने आपसे कहा कि राम दौड़ रहा है, तो ये दौड़ रहा क्रिया अकर्मक है, लेकिन सवाल ये उठता है अकर्मक में कौन सी है? अरे भाई दौड़ने में गति है ना, तो दौड़ रहा है, इस वाक्य में जो है गति है। सीमा बगीचे में टहल रही है, टहलने में गति है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ने में गति है। मछलियां तालाब में तैर रही है, इसका मतलब मछलियां तालाब में तैर रही है, अकर्मक है, लेकिन अकर्मक में क्या है? अरे तैरने में गति होती है। तो आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि अकर्मक क्रिया के पूर्ण और अपूर्ण भेद होते हैं। पूर्ण के फिर हमने स्थित्यर्थक और गत्यार्थक कर दिया, तो अकर्मक क्रिया के मूल के दो भेद हो गए। चलिए यही बात करते हैं, अकर्मक क्रिया कितने भेद हैं? 3, 6, 4, 5। अब इसमें दो तो ऑप्शन नहीं है, तो हमें फिर 3 मानना पड़ेगा। 1, 2 और 3 ऐसे हमें मानना पड़ेगा। जिसका सही आंसर क्या होगा? बोलो 3 होगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है साथियों। इस प्रकार से आपको देखिए, ये यहां पर आज हम प्रश्नोत्तर की बात कर रहे हैं, और इसका व्याख्यान जो है उसको आप सुनकर के इन प्रश्नों को करोगे तो ये आपको गाजर मूली की तरह लगेंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्रिया को लेकर के छात्रों में बहुत बड़ा भय होता है। मैं देखता हूं कि सबसे बड़ी समस्या 20-20 साल तक पढ़ने के बाद में ये क्लियर नहीं होता कि अकर्मक और सकर्मक क्या होता है। अब मैंने कहा कि राम पिताजी ऊंघ रहे हैं, तो ऊंघने में गति नहीं है भाई, वह स्थिर है, तो स्थित्यर्थक वो स्थिति को बताती है। और गति, मैंने कहा पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं, वहां पर गत्यार्थक है, तो ये आपको। और चालाक निकला वाला अपूर्ण मैंने आपको बता चुका हूं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए आगे का प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्रिया के संदर्भ में असंगत को चुनना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये रीट में पूछा गया प्रश्न है। पहला दिया है कि दिनेश पढ़कर सोया। ये कैसे क्रिया है साथियों? मैंने आपको बताया था कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब एक ही कर्ता के द्वारा, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा, किसी एक ही कर्ता के द्वारा एक ही समय में जब 2 क्रियाएं की जाती हैं और पहली क्रिया के साथ कर, करके या के का प्रयोग किया जाता है, तो वो पहली जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। मैंने कहा मैं नहा करके पूजा करता हूं, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक। कौन सी पूर्वकालिक है? पहले नहाना और फिर पढ़ना। एक ही करता है, मैं एक करता हूं। एक ही कर्ता द्वारा जब 2 क्रियाओं का संपादन एक ही वाक्य में किया जाता है, पहली क्रिया के साथ कर,
करके या के का प्रयोग होता है, कई बार इनका प्रयोग नहीं भी होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। मैंने कहा कि मैंने पत्र लिख डाला, अर्थात पहले लिख करके फिर उसको डाला, है ना, भेज दिया। मैंने कहा पत्र लिख कर भेज दिया, लिख भेज दिया, तो इसका मतलब लिख कर भेज दिया, वो कर हिडन होता है, लेकिन वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर तो दिनेश पढ़कर सोया पूर्वकालिक बिल्कुल ठीक है, असंगत नहीं है, संगत है। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि धातु के साथ में धातु प्लस ना, धातु ना शब्द याद रखो, धातु के साथ ना जोड़ोगे उस वह जो क्रिया होगी वो सामान्य क्रिया होगी, और इस सामान्य क्रिया का मतलब हंसना, उठना, बैठना, लिखना, रोना, दौड़ना, भागना, ये सामान्य क्रियाएं हैं। और इन सामान्य क्रियाओं का प्रयोग वाक्य के आरंभ में हो जाए या फिर वाक्य के मध्य में हो जाए, लेकिन वाक्य के अंत में प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सामान्य क्रियाएं जो है वो क्रियार्थक या संज्ञार्थक क्रियाएं, इसके बारे में आपको विशेष रूप से वहां बता चुका हूं। क्रियार्थक क्रिया अथवा संज्ञार्थक क्रिया होती है। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये संयुक्त क्रिया नहीं है। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, संयुक्त क्रिया नहीं है, ये क्रिया है क्रियार्थक अथवा संज्ञार्थक क्रिया, क्योंकि धातु के साथ ना जोड़ करके जो सामान्य रूप बनता है क्रिया का, उसका आरंभ या मध्य में हंसने का प्रयोग इस वाक्य में आरंभ में हुआ है। इसका मतलब ये जो क्रिया है ये क्रियार्थक अथवा संज्ञार्थक क्रिया है, ये ध्यान रखना। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। कैलाश ने सुरेश की जमीन हथियाली, देखो ये हथियाली नाम धातु है, बिल्कुल नाम धातु, इसका मतलब आपका सही आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये आपकी नाम जो है संज्ञार्थक या क्रियार्थक क्रिया है, ये संयुक्त क्रिया नहीं है। आगे बात करते हैं, ऊपर देखिए प्रश्न संख्या 9 की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 आपसे कह रहा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। साथियों संयुक्त क्रिया क्या होती है पहले ये जानना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि 2 या 2 से, किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक अलग अलग अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर किसी एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती हैं, तो वो संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में जो मुख्य अर्थ देती है वो मुख्य क्रिया होती है। दूसरी जो क्रिया है वो सहायक क्रिया या रंजक क्रिया होती है। मैं आपको बता चुका हूं, जैसे मैंने कहा कि मरना एक संयुक्त जो है सामान्य क्रिया है। मैंने कहा वो मर गया तो वो सामान्य है, और मैंने कहा कि उसने लड़ झगड़ करके अपना हिस्सा ले मरा का मतलब यहां पर सामान्य प्रयोग नहीं है, रंजक प्रयोग है। और सहायक क्रिया का प्रयोग मैंने आपको बताया था, है, था, रहा, है, होगी, इस प्रकार की जो है काल का निर्धारण करने वाली सहायक क्रियाएं होती है। रस्सी जल गई, यहां पर संयुक्त क्रिया नहीं है। सीता पढ़ती है, संयुक्त क्रिया नहीं है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है, इसमें भी संयुक्त क्रिया नहीं है। तुम प्रतिदिन पढ़ना, आना, करना, 3 क्रियाएं हैं। 2 या 2 से अधिक क्रिया मिलकर के रंजक क्रिया का भाव दे रही है, तो इसका मतलब तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो संयुक्त क्रिया है। सही आंसर आपका इसमें 3 होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट प्रश्न अकर्मक क्रिया नहीं है, ये एलडीसी परीक्षा 2011 में आपसे पूछा गया था। ये अकर्मक क्रिया नहीं है। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। आप लोग सोचिए अकर्मक है कि नहीं है। जंगल में हरिण दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। तो साथियों इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है? बहुत सिंपल है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। पहली जो क्रिया है, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। क्या करवाया? फोन। इसका मतलब ये कर्म है फोन, और कर्म होने के कारण ये सकर्मक हो गया। पूछा गया था कि कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है, इसका मतलब यही नहीं है। जंगल में हरिण दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं? हरिण। कहां दौड़ रहे हैं? जंगल अधिकरण हरिण करता, दौड़ रहे हैं, क्रिया अकर्मक है, इसका मतलब अकर्मक है। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, यहां पर किस पर रोते रहते हैं? बात बात पर रोते रहते हैं, तो यहां पर ये अकर्मक क्रिया है। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब ये क्रिया भी अकर्मक है। उम्मीद करता हूं साथियों यहां से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। देखिए इस संसार में अनंत ज्ञान है, अनंत शास्त्र है, और हम कहते हैं कि हमारे पास, मनुष्य के पास कम समय है, और इस कम समय में अधिक से अधिक हम जाने। लेकिन उस अधिक से अधिक जानने का मतलब है कि सारवान चीजों की उपासना हमें करनी चाहिए। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का समाधान आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए उपयोगी कक्षा साबित होगी, और इसी आधार पर आप लोगों को आगे के जो है प्रश्नों का समाधान आपको स्वयं को करना है। मैंने आपको क्रिया की संरचना से संबंधित 10 प्रश्नों में से यहां पर कुछ प्रश्नों को सम्मिलित किया। क्रिया का जो कर्म के आधार पर सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, तमाम तरह के प्रश्न मैंने यहां पर इन 10 प्रश्नों में समेटने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं ये व्याख्यान आपको एक नई दिशा देगा। धन्यवाद, नमस्ते।